डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष रूप से आप किसानों के लिए हैं। इसके अलावा ऐसे पोर्टल, ऐसी वेबसाइट या फिर ऐप्स की भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जिनसे जुड़कर आप कृषि के क्षेत्र की पूरी जानकारियां हासिल करें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं योजना का सार। कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष शुरू किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था फार्म गेट भंडारण और लॉजिस्टिक ढांचा बनाकर देश में अवसंरचना को मजबूत करना। इस ढांचे में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण और ग्रेडिंग इकाइयों के अलावा पकाने के कक्ष वगैरह शामिल हैं। कटाई उपरांत ढांचा मजबूत न होने की वजह से बड़ी मात्रा में किसानों की फसल मंडी तक जाने से पहले ही खराब हो जाती है। भंडारण और संरक्षण की सही व्यवस्था होगी तो इस तरह के नुकसान से बचा जा सकेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि मजबूत अवसंरचना का मतलब है उपज का संरक्षण और उपज संरक्षण का मतलब है किसानों का आर्थिक संरक्षण। ये योजना 2025-26 तक है। कृषि अवसंरचना की इकाई स्थापित करने के लिए सरकार ऋण मुहैया करा रही है, जिस पर ब्याज दर 9% से अधिक नहीं है। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में हर साल 3% की छूट मिलती है। हालांकि ब्याज में छूट अधिकतम 7 साल के लिए है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 26 जनवरी 2025 तक 92,393 परियोजनाओं के लिए 56,334 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस राशि में से 41,996 करोड़ रुपए योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। साथ ही स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 91,856 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर 1 लाख करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई पहल की गई हैं। हाल के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कोष के क्रमिक विस्तार को मंजूरी दी है। प्रमुख उपायों के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए व्यावहारिक सामुदायिक कृषि संपत्तियों की अनुमति प्रदान की गई है। पात्र गतिविधियों में प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ जुड़ी द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएं शामिल हैं। इस कोष को पीएम कुसुम के घटक ए के साथ भी मिला दिया गया है। इसके अलावा एफपीओ को क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करने के लिए नैब संरक्षण को भी योजना में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ से।
आज हम सरकार आपके साथ में बात कर रहे हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार जी हैं, सहायक आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, और अब इसको कुछ समय हो गया है। किस तरह की तस्वीर है फिलहाल, और कितना प्रभाव इसका देख रहे हैं? जो एक था कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, उसे और मजबूत करना, ताकि जो कृषि का क्षेत्र उसकी गति को हम वृद्धि दे सके, कितना प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, ये जो स्कीम चालू की गई थी वो 2020 से स्कीम चालू की गई थी। उसमें था कि जो भी हमारे लिए दो भाग में इसको बांट सकते हैं कि जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल कटाई के उपरांत जो फसल में जो बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे कंज्यूमर तक जाने में, उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उनमें हम कैसे कमी लाया जा सके। दूसरा चीज़ इसमें पहलू था कि जो फार्म लेवल मैकेनाइजेशन है, या जो हम फसल उत्पादन करते हैं जिसमें चीज़ों में, उसमें क्या क्या हमें मशीनरी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसमें हम कैसे इसको सहयोग दे पाए। तो ये दो चीज़ों के देखा गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें हम लोग 2020 से जब स्कीम आई थी तो लगातार इसमें जो हमारे जो किसानों का, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप हैं, उनके सारे जो डिमांड रहे हैं, उसके आधार पर इसमें समय समय पर बदलाव करते रहे हैं। अब बदलाव का ही परिणाम स्वरूप है कि आप जो हमें 7 साल में कहा गया था कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है, तो मैं अभी बता दूं कि जो हमारे पास जो टोटल प्रोजेक्ट अभी तक जो है कॉस्ट हम लोग जो सेंक्शन किए वो लगभग 1 लाख तक पहुंच गया है। ये आपका आ गया 99,772 करोड़ का एक टोटल जो हमारा जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। इसमें जो लोन है, क्योंकि लोन इसलिए इसमें कम होता है कि कुछ इसमें जो है अपना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके भी भागीदारी होती है। तभी हम लोग लोन सेंक्शन हो गया है, वो करीब 60,000 करोड़ का लोन सेंक्शन हुआ है, जिसमें AIF का लिमिट जो है 2 करोड़ पर यूनिट के हिसाब से रखा गया है अधिकतम। उसके आधार पर जो है 45,000 करोड़ का हम लोग AIF में लोन सेंक्शन कर चुके 3 साल में। तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग अभी 7 साल की जो हमें दी गई थी समय सीमा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन ये चीज़ें हैं कि जो बैंक में जो प्रपोजल आते हैं, जो अभी हमारे पास करीब 2 लाख प्रपोजल बैंक के पास आए हैं, उसमें से हम लोग 1 लाख प्रपोजल ही सेंक्शन कर पाए। तो इसको प्रचार प्रसार लोगों को चीज़ों में ध्यान देते हुए इस पर हम लोग लगे हुए हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी इसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। और इन्वेस्टमेंट इसलिए आवश्यक है कि हमें जैसे बता रहे थे कि जो हमारे फसल के बाद जो लॉसेस होते हैं बहुत ह्यूज है। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो फसल के बाद जो रख रखाव में जो चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे फल हो, चाहे आपका सब्जियां हो, फूल है, जो भी है, वो पेरिसेबल गुड्स होने के कारण जो है बहुत इसमें लॉस होते हैं। तो जो इकोनॉमिक लॉस है, फार्मर का इनकम का लॉस है, ये सारे चीज़ों को कम करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट है के रूप में इसको दिया गया है। तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, बैंकों से बात की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, शिविर लगाई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि कृषि के क्षेत्र को और गति दी जा सके, इसके लिए इस कोष को तैयार किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से अलग अलग घटक इसमें है जिसको उसी के अनुसार उसकी ज़रूरत को या उसको और समृद्ध बनाने का इस कोष के माध्यम से किया जा रहा प्रयास? देखिए, इसमें 2 तरह का घटक है। एक तरह का देखिए ये लोन है। देखिए, आप इसका पहले स्वरूप समझें कि इसका कहते हैं, इस स्कीम में ये कहा गया है कि आप जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो आपके फसल कटाई के बाद का जो लॉसेस है, उसको कम करने के लिए, उसको रख रखाव करने के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, उसके लिए ये लोन दिया जाता है। और दूसरा एक है कंपोनेंट कि नई पद्धति से जो है उसमें मैकेनाइजेशन हो, चाहे और नई पद्धति जो है उपज के लिए जो मशीनरी चाहिए, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो के लिए 2 तरह से हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो आप इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो इसमें आपको पहला तो है कि आपको पूरा सप्लाई चेन अगर बनाना है, कि हम जो पूरा खेत से लेके मार्केट तक और कंज्यूमर तक का जो सप्लाई चेन है, उसके लिए इसमें कोई अगर बनाते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। उसमें वेयर हाउसिंग आते हैं, स्टोरेज आते हैं, साइलोज आते हैं, कोल्ड चेन है,
पैकेजिंग यूनिट है आपका। इसी तरह से सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग के लिए देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए देते हैं। उसमें रेफ्रिजरेटेड वैन हो गया, कूलिंग चैम्बर हो गया, रैपनिंग चैम्बर हो गया, ये सारे चीज़ें हैं जो हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लोन इसमें देते हैं। इसके साथ साथ है प्रोसेसिंग के लिए भी देते हैं, जिसे आप जो है कि सीधे सीधे आप उस चीज़ को नहीं करके आप कोई वैल्यू एडिशन करके कन्वर्ट करके आप कोई गुड्स बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए इसमें पहले एलिजिबल था, जैसे टमाटर से केचप बनाना, तो ये सारे चीज़ें। तो ऐसा कोई ब्रेड बना रहा है, अदर बना रहा है, तो अभी इसमें और एक संशोधन किया गया कि प्राइमरी प्रोसेसिंग के साथ साथ वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक प्रोडक्ट से कन्वर्ट करके दूसरे प्रोडक्ट में भी आप जा सकते हैं, ताकि जो है लगातार, तो इसको भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें इसमें किए गए हैं। दूसरा है कि जो फार्म एसेट जो है, कम्युनिटी एसेट, फार्म एसेट जो क्रिएट करना था, जिसमें हम जो है इम्प्रूव प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इसमें लोन देते हैं। तो इसमें जो है ये, जिसमें जो आपका आ गया बहुत सारे, जैसे नर्सरी के लिए देते हैं, प्लांटेशन के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए जो स्कीम है, जो मैकेनाइजेशन में देते हैं, तो ये सारी स्कीम है। इसके अलावा इम्प्रूव जो करते हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते हैं, मशरूम फार्मिंग करते हैं, सेरीकल्चर है, सीड प्रोसेसिंग के लिए है, टिश्यू कल्चर के लिए, ये सारे जितने इन्वेस्टमेंट जो है, जो आजकल नए इम्प्रूव चल रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग के लिए है, तो जो सारे जो इम्प्रूव प्रैक्टिसेस अपनाए जा रहे हैं, जो रिकमेंडेड किए जा रहे हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि आप किसान लोग हैं, किसान के उनके फैमिली है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, जो कृषि में निवेश करे, छोटे छोटे निवेश करे, इसकी बढ़ावा देने के लिए, ताकि इम्प्रूव प्रैक्टिसेस अपना पाए, उनकी इनकम बढ़ सके और हम जो कंज्यूमर को हम पूरा सप्लाई कर पाए। तो ये सारे चीज़ों को जो है, इसके लिए ये लोन मुहैया कराती है। इसमें 2 करोड़ तक का लोन का प्रावधान किया गया है कि एक यूनिट पर अधिकतम 2 तरह का। इसमें देखिए सुविधाएं की बात करें कि इसमें क्या क्या बिल्कुल। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुविधा करने का एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर करने का प्रयास। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोन देने की पद्धति है, या फिर किस किस क्षेत्र को ज़्यादा फोकस में रखा गया है, जहाँ पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? हाँ, देखिए हर एक जगह का अलग अलग अपनी होती है रिक्वायरमेंट। हम लोग जो देखा है कि अब हम लोग को देखना है कि कौन क्षेत्र में क्या चीज़ का उत्पादन अधिक हो रहा है। अब जैसे हॉर्टिकल्चर पर है, तो हॉर्टिकल्चर जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग देखते हैं कि उसका जो है किस तरह से हम उसको वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करके कंज्यूमर तक दे। कहीं जहाँ हॉर्टिकल्चर कम है, केवल फूड ग्रेन्स है, अदर हैं, तो उसमें हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हर एक चीज़ों के लिए है कि इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी अपनी एक लाइकिंग होती है, उनका एक इनपुट सप्लाई आता है। तो सरकार का कोशिश है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने किसान आए, जितने इंटरप्रेन्योर्स आए, FPOs आए, कोऑपरेटिव्स आए, चाहे कंपनी में आए, कोई भी आए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करें, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें। उससे दोनों चीज़ों को, किसान भी फायदा होगा, इकोनॉमी भी फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, और हम फर्दर जो है इसका हम वैल्यू एडिशन करके हम जो लॉसेस हैं, हमारे आउटपुट है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग का है। जी बिल्कुल। तो अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह के इम्प्रूवमेंट, किस तरह के बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्या इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे अगर टोटल आप देखेंगे कि जो हमारे जितने प्रोजेक्ट लगे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जो है, जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट लगा है, वो आप देखेंगे तो आपका प्रोसेसिंग यूनिट जो है टोटल, हम जो अगर देखें कि कितने किस तरह का यूनिट अगर पूरा जो इस फंड से क्रिएट हुआ है, तो उसमें जो है कि जो 28% जो है प्रोसेसिंग यूनिट है, जो टोटल 1 लाख जो यूनिट की हम बात करते हैं, उसमें से जो है उस 22% वेयर हाउसिंग है और 12% कोल्ड स्टोरेज है। कस्टम हायरिंग सेंटर जो मैकेनाइजेशन का पार्ट है उसमें 7% है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग का 6% है ना, साइलोज 2% है, हाईली मैकेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट है इसलिए कम है उसमें, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन जो 1% है, अदर्स जो है उसको दे सकते हैं, वो 22% है, जो इस क्लासिफिकेशन से ऊपर छोटे छोटे यूनिट में है। तो इस तरह का चीज़ें है। कुछ स्टेट्स ने, जैसे आप देखेंगे कि स्टेट्स में भी बड़ा अलग अलग है कि कुछ स्टेट्स ने ज़्यादा काम किया, कुछ स्टेट्स ने कम किया है। हम लोग ने उनके जो इकोनॉमिक वैल्यू था, आउटपुट था, और जो
लॉसेस थे उसके हिसाब से हम लोग ने स्टेट को टारगेट दिया था कि इस स्टेट में हम इसमें करें, लेकिन कुछ स्टेट्स ने अच्छा काम किया। जैसे आप जो टोटल अगर प्रोजेक्ट का देखेंगे तो टोटल जो है मध्य प्रदेश में 14% का इन्वेस्टमेंट है, टोटल जितना वैल्यू हमारा यानी है। राज्यवार जो परफॉर्मेंस है वो आप देख रहे हैं। हाँ, वो देख रहे हैं, जिसमें से आप देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा किया, और कुछ ऐसे स्टेट्स जो हैं जो इसमें अलग से सब्सिडी देते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप जैसे अब हमने देखा कि इसमें कई वर्ष बीत गए हैं और इसका जो आपने बता रहे हैं कि प्रभाव भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो हमारे युवा किसान हैं उनको और अधिक कृषि से जोड़ने का प्रयास भी लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, तो क्या इसमें भी किसी तरह का प्रोविजन है या उधर भी फोकस है? देखिए, हम लोग हमेशा इस कोशिश करते हैं जो युवा है, सबसे पहले तो चीज़ें हैं कि वो सही समय में सही चीज़ की जानकारी करे, प्रशिक्षण ले और उनको जो है बैंक से सुविधा दे पाए, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको कैपिटल नहीं मिल पाता। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग, सरकार हमेशा जो है वो वर्कशॉप कर रही है और एक कन्क्लेव कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करी। इसके अलावा जो है हम लोग पोर्टल के माध्यम से भी सारे सूचनाएं दे रहे हैं। जैसे अभी कृषि निवेश पोर्टल बनाया भारत सरकार ने, जिसमें एक ही जगह पर सारे जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस टाइप पे हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे जो है इसमें सबसे चीज़ अब देखिए कि सुविधा जो दी रही है कि आपको आपके पास, युवा के पास क्या होता है कि गारंटी नहीं होता कि देने के लिए, कोई कोलेट्रल नहीं है। तो इसमें कोलेट्रल फ्री लोन है इसमें कि सबसे पहले 2 करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं, और जो गारंटी के लिए जो CGTMS के लिए जो गारंटी फी है वो भी सरकार वहन करती है। दूसरा है कि आप 9% पर इंटरेस्ट पर कैप करके आपको 9% पर 2 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, और 3% इसमें सबवेंशन है, तो 6% इफेक्टिव मिलता है, जो लगभग इन्फ्लेशन के बराबर आसपास होता है। तो देखिए ये सारे चीज प्रमोट करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवा जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जो खेती पर भी करते हैं और खेती के अलावा जो है उसी जगह पर उसकी जो है खेती से जो उपज आए हैं उसमें और वैल्यू एडिशन कर पाए, उसको और अच्छे से उपज कर पाए। तो ये सारे चीजें सरकार की मंशा है कि टोटल जो रूरल इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिले, तो इसीलिए इस तरह का फंड क्रिएट किया हुआ है, और इस तरह की सरकार की मंशा है कि बार बार हम इसको चीज को चलाएं और हम इसको ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें आए और फायदा करें। जी जी बिल्कुल सर। और जिस तरीके से PPP मॉडल की भी बात की जा रही थी, तो क्या उसको लेकर के भी कुछ है इसमें? हाँ, देखिए एक इसमें क्या है कि अभी हम लोग की जो स्कीम है, जो जैसे एक हमारा स्कीम है PPP, प्राइवेट पार्टनरशिप ऑन एग्री वैल्यू चेन डेवलपमेंट। अभी हमारी स्कीम जो है कि हम केवल एक टारगेटेड और एक ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं। एक चीज सॉइल साइंस है तो सॉइल के लिए बात करेगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट है तो केवल फर्टिलाइजर की बात करेगी, है ना। तो इस तरह के चीजों के लिए हम एक एक स्कीम को अलग अलग टारगेट ग्रुप में करते हैं। अब सरकार सोच रही क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हम बनाएं, क्लस्टर में हम आइडेंटिफाइड करें कि क्या हम एक वैल्यू चेन में जो जो चीजें अवेलेबल है उसमें सरकार में हम क्या क्या इंटरवेंशन करें, तो वो सारे इंटरवेंशन हम एक जगह पर करें। इसमें एक चीज और है कि प्राइवेट को क्यों लाया गया? प्राइवेट को लाया इसलिए गया कि उस इंटरवेंशन में, उस प्रोडक्शन साइकिल में, उस चेन में हम जो है इफिशियंसी को बढ़ाएं, प्राइवेट को इन्वेस्टमेंट लाए और फार्मर्स का इनकम भी बढ़े, प्रैक्टिसेस भी इम्प्रूव हो और जो आउटपुट है उसका एश्योर्ड बायबैक हो। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑन एग्री वैल्यू चेन डेवलपमेंट किया हुआ है। इसमें सारे चीज़ें कि आप देखें पोटैटो बेस्ड हो, जिंजर बेस्ड हो, मेज बेस्ड हो, मिलेट बेस्ड हो, जो भी एग्री वैल्यू चेन बन रही है गांव अति चीज़ों में, एक फार्मर्स का APOs द्वारा क्रिएट करके हम लोग इसमें रखा हुआ है। 750 फार्मर से लेके 10,000 फार्मर तक का जो है हम लोग एक यूनिट बनाते हैं, और उसी का पूरा वैल्यू चेन बनाते हुए हम इनको पूरा प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट और कंज्यूमर तक का जितने इंटरवेंशन हो सकता है सारी चीज़ को एकदम गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, एफिशिएंसी बढ़ाएं, और इनको सारे चीज़ों को हम लोग ये इंश्योर करें कि उसका क्वालिटी भी बढ़े और फार्मर्स का इनकम भी बढ़े, एश्योर्ड बायबैक हो। तो ये पूरा इकोनॉमी को ठीक से हो, रूरल इकोनॉमी को, इसलिए ध्यान में रखते हुए सारी स्कीम ये सरकार लेके आई है। जी जी बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरी स्कीम्स जो है वो ठीक से काम करे और सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है वो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका इकोसिस्टम और सहज हो, सरल हो, इसके लिए क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए ये पूरा इकोसिस्टम के लिए क्या होता है कि हर एक डिफरेंट स्टेक होल्डर को एक जगह लाना, जो आप स्कीम बनाए हैं या जिसका जो बेनिफिट, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है,
टारगेटेड चीज़ है, वो एक जगह पूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो थी। पहले अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग पोर्टल पर जाना पड़ता था, अलग अलग लोगों के पास अप्रोच करना पड़ता था, तो ये सारे चीज़ों को उसका DPR बनाना पड़ता था। ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो है सरकार ने एक कृषि निवेश पोर्टल बनाया है, जिसमें जो है सारे चीज़ सिंगल व्यू पर सारे इन्फॉर्मेशन आएगी। इसको और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे आने वाले समय में इसी पर पोर्टल पर ही आप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप हैं उसी पर अप्लाई करेंगे, उसी पर हम लोग करस्पॉन्डेंस करेंगे, पत्राचार करेंगे और उसी पर आपका सारा अप्रूव होगा। अभी इसमें बैंकेबल मॉडल, DPR कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें कि इसमें डेवलपमेंट की जा रही है, ताकि जो है पूरे इकोसिस्टम, एक जो है स्पेशलाइज्ड CA के पास ना जाना पड़े। बहुत सारे हेजिटेशन होता है कि हम CA के पास जाएंगे, जानकारी कहाँ से लेंगे, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इसी में सुविधा दे रहे हैं, ताकि जो है गाँव में बैठे लोग उनको बाहर नहीं जाना पड़े स्पेशलाइज्ड के प्रोफेशनल्स के पास, वहीं से सारा काम कर पाए। तो ये सारी सुविधाएं सर, जब इस तरह की स्कीम्स होती है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और साथ ही जवाबदेही, तो इसे किस तरीके से सुनिश्चित किया? देखिए, जब जहां हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंटरवेंशन की बात करती है, तो जहां टेक्नोलॉजी पर कोई चीज़ें हम स्कीम को लाते हैं तो ये सारे चीज़ खुद उसमें आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी होती है कि कितने कप ने आपने प्रपोजल डाला, कितने दिन में हुआ, कितने दिन मॉनिटर किया, किसके पास गई, ये सारी चीज़ ट्रैकिंग हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो इसी तरह से हम लोग करते रहते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और हम लोग जो है स्टेक होल्डर से हमेशा जो है वीकली, फोर्टनाइटली बात करते रहते हैं, ताकि कोई भी प्रपोजल पेंडिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में हम लोग एकदम इंश्योर करते हैं कि जो प्रपोजल है, जो चीज़ें उनको दिया गया है, वो सारे चीज़ डिजिटाइज्ड हो, और मिनिमम से मिनिमम जो है उनका अपना डॉक्यूमेंटेशन हो, जो डॉक्यूमेंटेशन हो या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अप्रूव्ड हो। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एश्योर कर रही है, ताकि जो है एक किसी तरह का आप कह सकते हैं कि किसी अदर स्टेक होल्डर से द्वारा किसी को दबाया ना जा सके, उसका शोषण ना किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एश्योर करते हैं। तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि हर स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एक तो जो समय लगता था वो समय न लगे, पारदर्शिता रहे और अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित रहे, क्योंकि अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर किसी भी तरह के लूप होल या झोल होने की आशंका ना के बराबर हो जाती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने बात की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी विषय पर आप चाहते हैं सरकार आपके साथ हम लेकर आए, तो आप इसकी जानकारी हमें ईमेल कर, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट कर लें। सरकार आपके साथ का ईमेल ID है sarkaraapke-sath@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा ID खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर या फिर वॉल पर लिखकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर, यानी सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी आशंकाओं को आप रिकॉर्ड करें, जो कि हम तक पहुँच जाएंगे और हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। सरकार आपके साथ को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सरकार आपके साथ के अगले अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की।